A very warm welcome to Study IQ, my dear friends. मैं हूं प्रशांत मावानी. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. आज 14 सितंबर 2020 है, दिन है मंडे. आई एम श्योर आप सबने अपना वीकेंड काफ़ी एंजॉय किया होगा. दिन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट के साथ. होप इज़ ए रिन्यूएबल ऑप्शन. इफ़ यू रन आउट ऑफ इट एट द एंड ऑफ द डे, यू गेट टू स्टार्ट ओवर इन द मॉर्निंग. इसका मतलब यह है कि होप एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती. इट्स ए रिन्यूएबल थिंग. अगर आज आपका दिन अच्छा नहीं गया है, अगर आज आपको लगता है कि आशा की किरण नजर नहीं आ रही, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कल का दिन भी ऐसे ही होगा. राइट? थिंक अबाउट इट. विद दिस डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर, भारत की बेस्ट फैकल्टीज ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिजाइन किया है. ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है. इट कवर्स योर प्री एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन. ज्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन. 21 सितंबर तक ईएमआई की ऑफर भी अवेलेबल है. आज हमारे टेबल के ऊपर है टोटल 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. सारे आर्टिकल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं. 2 आर्टिकल्स टाइम्स ऑफ इंडिया में से हैं और बाकी के 3 आर्टिकल्स जो हैं ये द हिंदू न्यूज़पेपर में से हैं. लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल. यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल. शिफ्ट स्ट्रेटजी. वक्त आ चुका है कि अब हम हमारी स्ट्रेटजी जो है उसको चेंज करें. डियर फ्रेंड्स, कोविड-19 जो है वो हमारे देश में काफ़ी सीरियस होते जा रहा है और बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग भी हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं कि जब तक WHO की व्हाट वी से दैट मदद मिल रही है या फिर WHO से जो पैसे आ रहे हैं, तब तक भारत सरकार जो है ऐसे झूठे आंकड़े हमारे सामने प्रेजेंट करेगी. आई एम नॉट श्योर व्हाई दिस पीपल आर सेइंग दिस थिंग. लेकिन उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि WHO जो है ये कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. WHO डेफिनेटली गरीब देशों की मदद करता है, लेकिन भारत भी WHO में हर साल पैसे कंट्रीब्यूट करता है. यू सी. और कोविड-19 के केसेस, क्या ये कोई फिक्शन, क्या ये कोई गेम चल रही है? ऑफ कोर्स नॉट. राइट? बहुत सारे लोग कोरोना वायरस से अफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि अब हम, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं हॉरर फिल्म देखते हैं, तब वो छुप जाते हैं बेड में, कंबल के नीचे, डुए के नीचे वो छुप जाते हैं. लेकिन उससे वो फिल्म जो है वो चेंज नहीं हो जाएगी या फिर उनका डर जो है वो ख़त्म नहीं हो जाएगा. फॉर टाइम बीइंग यू कैन, आप इससे छुप सकते हैं, भाग सकते हैं, बट यू कैन नॉट एस्केप. तो इसके लिए अब वक्त आ चुका है कि हम हमारी स्ट्रेटजी को चेंज करें. हमारी स्ट्रेटजी जो है वो आई थिंक फेल हो रही है. लास्ट फ्राइडे की बात है, हमारे देश में 98,000 जितने केस एक दिन में, 98,000 केस. राइट? अगर आप ये फिगर को देखें 98,000 को, तो इस महीने की बात करें तो ये सबसे हाईएस्ट है. किसी भी देश में इतना बड़ा फिगर एक दिन में देखने को नहीं मिला है. हमारी हेल्थ सिस्टम कैसी है, इसकी वीकनेसेस कितनी ज़्यादा हैं, ये सारी चीज़ें अब एक्सपोज हो चुकी हैं. तो वक्त आ चुका है कि हम हमारी स्ट्रेटजी को चेंज करें. क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे. सितंबर की बात करें तो 1 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक, इन 12 दिनों में हमारे देश में 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से भी ज़्यादा केस, 10 लाख से भी ज़्यादा केस जस्ट इन 12 डेज, और 13,000 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है बिकॉज ऑफ कोविड-19. यूएसए के बाद सेकंड नंबर पर हम पहुंच गए हैं. राइट? और हमारे देश में 4.7 मिलियन जितने केसेस हैं. कोविड पॉजिटिविटी रेट जो है ये 8% जितना है. इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 100 लोगों की टेस्ट करेंगे तो उसमें से 8 लोगों को, ऑन एन एवरेज 8 लोगों को कोविड की इन्फेक्शन होगी. उसके बाद उनको पता चलेगा कि हमें कोरोना वायरस है. या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं 100 लोगों में से जिनको थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हो, उसका एहसास हो गया है, लेकिन जब टेस्टिंग की जाती है तब पता चलता है कि उनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है. लोअर नंबर्स ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड RT-PCR टेस्ट, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जब ये RT-PCR टेस्ट की जाती है उसके बाद पता चलता है कि बहुत सारे लोग जिनको ऐसा लग रहा था, या फिर जो पहली जो नॉर्मल टेस्ट हैं, रैपिड टेस्ट में, वो क्लीन आए थे या फिर नेगेटिव रिजल्ट था उनका, लेकिन जब RT-PCR की जाती है तब बहुत सारे लोगों के पॉजिटिव होने के चांसेस हमें देखने को मिलते हैं. तो आपके लिए एक प्रश्न है, आपको पता होना ही चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि RT-PCR जो है इसका फुल फॉर्म क्या है. बताइए कमेंट सेक्शन में. स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. दिल्ली में RT-PCR टेस्ट की गई तब पता चला कि
14 से लेकर 20%, एज यू कैन सी हियर राइट, इतना 14 से लेकर 20% टोटल टेस्ट जो है उसमें से 14 से 20% लोगों की टेस्ट की गई, और फिर पता चला कि 29% इतने लोग जो हैं दिल्ली में उनको एंटीबॉडी पॉजिटिव, कोविड एंटीबॉडी पॉजिटिव, यानी कि कभी ना कभी उनके शरीर ने कोविड-19 को फाइट करने के लिए, एक इम्यून सिस्टम ने जो रोग प्रतिकारक शक्ति हम कहते हैं WBC, तो उसमें एक उछाल हमें देखने को मिला, नॉट एग्जैक्टली WBC का, बट बेसिकली सेल्स ने फाइट करने की कोशिश की थी। तो पता चलता है कि बहुत सारे लोगों को कोविड-19 की इम्पैक्ट जो है वो हुई थी। राजीव बजाज एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और उनका जो एक स्टेटमेंट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है और सोचने के ऊपर मजबूर भी करता है कि हमारे देश में दुनिया का सबसे स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन रखा गया, और इस स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन के पीछे लक्ष्य ये था कि हम कर्व को फ्लैट करें। किस चीज़ के कर्व को? हम कोविड-19 के कर्व को फ्लैट करने के लिए लॉकडाउन हमने इम्प्लीमेंट किया था। लेकिन क्या कोविड-19 का ये जो कर्व है ये फ्लैट हुआ? नो। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों का, एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि अभी भी भारत जो है वो अपने पीक तक, यानी कि जो एक मेन पीक है, जो मेन समिट हम कहते हैं राइट, वहाँ तक अभी नहीं पहुँचा। अभी समवेयर हियर, वी आर समवेयर हियर, यहाँ पर हैं कहीं पर हम। 2 लाख जितने केसेस जब आएंगे भारत में एक दिन में, 2 लाख 2.5 लाख, तब जाकर हमारा पीक जो है वो हम अटेन करेंगे। तो अभी सिचुएशन, अभी एक बहुत ही लंबा डिस्टेंस हमें कवर करना है। और राजीव बजाज साहब का जो स्टेटमेंट है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उन्होंने ये बताया कि एक रॉन्ग कर्व को हमने फ्लैट कर दिया। उनका कहना ये है कि लॉकडाउन के चक्कर से, लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी जो है वो फ्लैट हो गई। कोरोना वायरस फ्लैट नहीं हुआ। लॉकडाउन तो हमें खोलना ही पड़ा और खोलने के बाद पता चला कि इकोनॉमी की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई और कोविड-19 जो है उसका भी स्प्रेड काफ़ी बढ़ चुका है। तो अब तो वक्त आ चुका है कि डेफिनेटली हम हमारी स्ट्रेटेजी को चेंज करें। हमें क्वालिटी RT-PCR टेस्टिंग जो है उसका उसकी क्वांटिटी जो है उसको इंक्रीज़ करना होगा। और जैसे ही पता चलता है कि कोई व्यक्ति में जितने ज़्यादा लोगों को आप टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि किन लोगों को आपको आइसोलेट करना है, किन लोगों को बाहर नहीं निकलना है, तो ये चीज़ जब होगी तो इसका स्प्रेड कम हो सकता है। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़ राइट, जो पर्सनली आई बिलीव कि आजकल बहुत सारे लोग इसको लाइटली लेने लगे हैं, मास्क राइट। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि मास्क से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और पहनो ना पहनो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत सारे देश के लोग नहीं पहनते हैं। तो ये जो भी फ़िलहाल बातें चल रही हैं, एटलीस्ट इतना आप समझ लीजिए, एटलीस्ट जो इस वीडियो को देखते हैं, जो अभी इसको सुन रहे हैं, आप इतना समझ लीजिए, कोरोना वायरस से ये बचाया नहीं बचाया राइट, फॉरगेट अबाउट इट, जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग कि मास्क पहनने से एक प्रकार का आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। और इसके नए हाइपोथेसिस हमारे सामने आए हैं कि मास्किंग नॉट ओनली रिड्यूसेस द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 बट ऑल्सो बिल्ड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज। एक प्रोटेक्शन का लेयर आ जाएगा अगर किसी को कोविड-19 है और फॉर वट एवर रीज़न अगर आप एक्सपोज हो गए वहाँ पर, तो अगर आपने मास्क पहना है तो चांसेस आपके बढ़ जाएंगे कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। और मास्क पहनने से क्या, कोविड-19 में 10 दिन 15 दिन बेड पर रहना, आइसोलेट होना हॉस्पिटल में और फिर एक घबराहट, ये सारी चीज़ों को अगर आप मास्क पहनने के साथ कंपेयर करें देन इट इज़ नथिंग एट ऑल। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में ये बताया है कि मास्क रिड्यूस द वायरल लोड दैट अ पर्सन इज एक्सपोज्ड टू। बहुत सारी दूसरी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी जगहों पर तो ये भी पता चला है कि जो पॉल्यूशन है उससे भी एक प्रकार का प्रोटेक्शन मिलता है मास्क पहनने से। आपने बहुत सारे देशों में देखा होगा, ये कोविड-19 से पहले भी और कोविड-19 के बाद तो वियतनाम, थाईलैंड, जापान के लोग जो हैं वो आपको ज़्यादातर लोग मीन्स मैक्सिमम लोग जो हैं वो मास्क पहनते हैं, या आप कह सकते हैं कि 99% जितने लोग जो हैं वो मास्क पहनते हैं। और यही एक रीज़न बताया जा रहा है फ़िलहाल कि इसकी वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन का रेट जो है वो बहुत कम है। लेकिन दूसरे देश जैसे कि भारत और USA में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेजिस्ट करते हैं मास्क पहनना और कहते हैं कुछ नहीं होगा, ये थिंग्स लाइक दैट। तो इसकी वजह से यहाँ पर इन्फेक्शन का रेट भी बहुत ज़्यादा है। इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया देन हिट द लाइक बटन और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डियर फ्रेंड्स, कोरोना वायरस फियर्स एंड प्री कंसेप्शन एडवाइस एक बहुत बड़ा आर्टिकल है, लेकिन इसके कुछ नगेट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। Women in the reproductive age group
वे सारी महिलाएं जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं, उसके लिए यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक, मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ प्रेगनेंसी एंड न्यूबॉर्न केयर, जो नवजात शिशु है उसको भी केयर मिलनी चाहिए। तो प्रेगनेंसी जब डिटेक्ट होती हैं, फिर प्रेगनेंसी का पूरा फेज़ है, फिर डिलीवरी का फेज़, डिलीवरी के बाद माता और जो शिशु हैं उसकी देखभाल, तो ये एक लेंथी प्रोसेस है। इसको लेकर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ICMR ने गाइडलाइंस इश्यू की है। ओके, सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है, इज देयर ए नीड फॉर एक्सरसाइजिंग ए चॉइस ऑफ टाइमिंग ऑफ प्रेगनेंसी। क्या आज ऐसा वक्त है कि महिलाओं को प्रेगनेंसी जो है उसको प्लान करना चाहिए, इन द सेंस कि अगर थोड़े टाइम के लिए अगर प्रेगनेंसी को डिले किया जा सकता है तो ये एक अच्छी चॉइस होगी। उसके पीछे रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न। लेकिन दुखद बात यह है कि ये पॉइंट नंबर 2 जो है, इसको लेकर WHO या फिर ICMR ने किसी भी प्रकार की एडवाइजरी, किसी भी प्रकार की गाइडलाइंस जो है वो इश्यू नहीं की हैं। तो बेसिकली ये गाइडलाइंस इश्यू करने के बाद या फिर इश्यू करके WHO और ICMR क्या क्रिएट करेगा? अवेयरनेस कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, राइट, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। कॉन्ट्रासेप्शन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनको एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि COVID-19 हैज़ ए स्पेशल प्रीडिलेक्शन फॉर द सेल्स दैट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। हमारी जो ब्लड की वेसल्स होती हैं उसके अंदर जो एक लाइनिंग होती हैं, उसके जो सेल्स होते हैं, उसको COVID-19 इम्पैक्ट कर सकता है। तो वे सारे ऑर्गन्स, जो बड़े ऑर्गन्स हैं, लार्ज ऑर्गन्स जिसमें ब्लड वेसल्स हैं, ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं, तो अगर ये ब्लड वेसल्स के सेल को COVID-19 अफेक्ट करेगा, इम्पैक्ट करेगा, तो माता और जो नवजात शिशु हैं उसके ऊपर रिस्क जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। प्रेगनेंसी के टाइम पर एक प्रेगनेंसी यूनिक ऑर्गन है जिसको कहते हैं प्लेसेंटा। ये जो प्लेसेंटा है ये जो एक फीटस है, फीटस के नरिशमेंट को प्रोवाइड करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है प्लेसेंटा। और ये हाईली वेस्क्यूलर है। वेस्क्यूलर यानी कि यहाँ पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, राइट, तो सेल्स, और अगर COVID-19 की इम्पैक्ट हुई तो यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस, थोड़ा या फिर ज़्यादा आपको इश्यू देखने को मिल सकता है। यह भी बताया जा रहा है कि अगर कोई महिला जो है वो COVID-19 से इन्फेक्टेड हैं या फिर अफेक्टेड हैं, और ये जो ब्लड वेसल की अभी हमने बात की, ये चीज़ अगर होती है तो नवजात शिशु जो हैं उसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जिका के टाइम पर आपने देखा होगा, राइट, न्यूज़ में सुना होगा कि एक उस टाइम पर ब्राज़ील के एरिया में, साउथ अमेरिका की बात है, जहाँ पर मेक्सिको और ब्राज़ील और इन सारे देशों में ये चीज़ देखने को मिली थी कि डिलीवरी के टाइम पर जो बच्चे का जन्म होता था तो वो बच्चे का जो हेड है, सर जो है, वो बहुत ही छोटा था कंपेयर टू हिज और हर बॉडी, एंड ऑफ कोर्स वो सर्वाइव नहीं कर पाता था। तो ये एक बहुत ही पेनफुल चीज़ होती है, एक ख़ास करके मदर के लिए, ऑफ कोर्स फादर के लिए भी, और पूरे परिवार के लिए, और इसके इम्पैक्ट हमें सोसाइटी के ऊपर भी देखने को मिलती है। 8 से 10% मदर्स जो हैं ये COVID-19 से इन्फेक्टेड हैं। हमारे देश की यहाँ पर बात हो रही है 8 to 10%, राइट। सो दिस इज़ द राइट टाइम कि वो प्रेगनेंसी को प्लान करें। इफ़ congenital abnormality or abnormalities is or are a florid abnormality or abnormalities, it would be known by now। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर congenital कुछ, ये जो मैंने आपको बताया कि सिर छोटा होना या फिर ये ब्लड जो हमारे बड़े ऑर्गन्स हैं उसके ऊपर इसकी इम्पैक्ट होती हैं और नरिशमेंट के साथ जुड़े हुए इश्यूज हो सकते हैं। तो अगर कोई बड़ी चीज़ें होती, ये COVID-19 और इसके साथ जुड़े हुए कुछ प्रेगनेंसी या फिर नवजात शिशु में कुछ बड़े इश्यूज अगर होते तो डेफिनेटली हमें इसके बारे में ज़्यादा पता चल जाता या फिर क्लियरली पता होता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो इश्यूज हैं ये बहुत ही सटल हैं, ये देखने में शायद आपको पता ना चले, बच्चे को देखने में पता ना चले। आई एम टॉकिंग अबाउट कोरोना वायरस। जीका में तो पता चल जाता था, लेकिन यहाँ पर देखने में पता ना चले, लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद आपको पता चलेगा कि दिस इज़ टू लेट,
और उसके बाद अगर बच्चे की मृत्यु होती है, देन यू कैन इमेजिन कि ये इम्पैक्ट जो है वो उस परिवार के ऊपर कितना ज़्यादा होगा। तो अगर महिलाएं, क्योंकि इन्फेक्शन जो है हमारे देश में देखिए, ये व्हाट वी से दिस कम्युनिटी स्प्रेड, कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है ये भी अब ऑन है। बहुत सारे लोगों को, मीन्स पहले ऐसा था कि पता चलता था कि इसको मैं मिला था, इसकी वजह से शायद मुझे कोरोना हुआ होगा, लेकिन अब आप कुछ भी ऐसा नहीं बता सकते। तो ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन अब हो चुका है, हम अपने पीक तक नहीं पहुंचे हैं, केसेस और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो अगर महिलाएं कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करती हैं, इसको एक्सरसाइज करती हैं, राइट, देन दे कैन सेव देमसेल्व्स, अपने परिवार की खुशी भी वो बचा सकते हैं, पैसों का खर्च भी नहीं होगा, राइट, क्योंकि प्रेगनेंसी और उसके बाद ये सारी चीज़ें और जो मेंटल ट्रॉमा है ये सारी चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं। हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर भी प्रेशर जो है वो कम रहेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको मेडिकल विजिट्स करनी पड़ेगी या फिर कोई मेडिकल फील्ड से आपके वहाँ पर विजिट करके चेकअप और ये सारी चीज़ें होगी, तो चांसेस जो है इन्फेक्शन के वो बढ़ सकते हैं। तो लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं होगी और फिर जो भी प्रेशर कम होगा हेल्थ सिस्टम के ऊपर, तो इसका इस्तेमाल हम कोविड-19 को फाइट करने के लिए कर सकते हैं। तो काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड और काफ़ी लॉजिकल मुझे ये आर्टिकल लगा। इन LAC टॉक्स फ्रॉम पीस टू कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, राइट, फ्रॉम पीस टू कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन। क्या अब हम फिलहाल अगर हम ये कहें कि चाइना और इंडिया और चाइना के बीच में शांतिमय वातावरण, दैट इज, आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज़ पॉसिबल, अभी तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है, राइट। ये जो पीस हम कहते हैं, पीस फिलहाल पॉसिबल नहीं है, तो क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, कि एटलीस्ट झगड़ा ना हो। दिस इज समथिंग दैट वी कैन डू, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू या फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप भी होगा। दोनों देशों के का जो रिलेशन है, इसका फ्यूचर क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि 1993 में जो एग्रीमेंट हुआ था, यही एग्रीमेंट जो है ये इसकी जड़ है। ये जो LAC के ऊपर जो इश्यू चल रहा है उसका रूट कॉज प्रॉब्लम है दिस 1993 एग्रीमेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द LAC इन द इंडिया चाइना बॉर्डर एरिया साइंड इन 1993। ये राइटर कहता है कि सबसे पहले तो भारत को ये LAC शब्द जो है इसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है, दिस इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, राइट। तो इसको तो एक्सेप्ट ही भारत को नहीं करना चाहिए था। 1962 में जब दोनों देशों के बीच में युद्ध हुआ, इसमें युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने अभी एक दो तीन दिन पहले ही बात की थी, आई थिंक सैटरडे या फिर फ्राइडे को बात की थी। तो आज आपका पहला दिन है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप फ्राइडे या फिर सैटरडे का लेक्चर जो है वो देख लीजिए एक बार, आपको टॉपिक मिल जाएगा और उसको समझेंगे तब पता चलेगा कि क्या गलती हुई थी हमारी एंड थिंग्स लाइक दैट, और उसके बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं अगर आपको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानना है तो। वरना आपको अभी जो मैं फ़िलहाल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उसमें से भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। एनीवे, 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध हुआ और इस टाइम पर बहुत ही कम, ये 62 के युद्ध के बाद भी, यू विल नॉट बिलीव या फिर ये मानना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन युद्ध होने के बावजूद भी दोनों देशों के बहुत ही कम सोल्जर्स इस बॉर्डर को कंट्रोल करते थे या फिर इस एरिया की देखभाल करते थे, और वो भी ऐसी कोई ख़ास, इट वाज नॉट दैट स्ट्रिक्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बहुत ही लूजली इसको गार्ड किया जाता था। 1986 में चाइना ने ये जो सुमदोरोंग चू वैली है, तो वहाँ पर एक ऑक्यूपेशन करने की कोशिश की और उस टाइम पर भारत की आर्मी ने एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्स किया। इस रिस्पॉन्स की वजह से भारत ने इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स बाय इंडियन आर्मी। तो फिर पता चला कि देखिए, अगर ऐसी कोई भी गलती हुई तो फिर चीज़ें जो हैं वो हाथ से निकल सकती हैं। मीन्स चाइना को भी रियलाइज़ हुआ कि थोड़ा बहुत उनको भी डिसिप्लिन्ड रहना होगा, अगर कोई गलती होती है तो फिर इस प्रकार के इश्यूज जो हैं वो बढ़ सकते हैं और ये दोनों देशों के लिए अच्छी बात नहीं है। उस टाइम की मान्यता ये थी। तो फिर 1996 में एक एग्रीमेंट, 1993 का एग्रीमेंट मैंने अभी आपको बताया, उसके बाद डिस्कशन हुई, ये जो इंसिडेंट हुआ 86 का, उसके बाद डिस्कशन हुई और ये तय किया गया कि देखिए किसी भी प्रकार का फोर्स या फिर ताकत का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा। हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे
और किसी भी प्रकार की मिलिट्री एक्सरसाइजेस इस एरिया में ना हो, एयर एक्टिविटी ना हो। तो ये तय किया गया दोनों देशों के बीच में। फिर 1996 में एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें यह तय किया गया कि टैंक्स, आर्टिलरी गन्स, मिसाइल्स, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर डिप्लॉय नहीं किया जाएगा। एंड रिड्यूसिंग और लिमिटिंग मिलिट्री फोर्सेस टू मिनिमम लेवल, कि यहाँ पर जो मिलिट्री के लोग हैं उनको भी मिनिमम क्वांटिटी में रखा जाएगा। 2005 में एक और प्रोटोकॉल तय किया गया दोनों देशों के बीच में, और ये था कि अगर फॉर वट एवर रीज़न अगर सोल्जर्स फेस टू फेस आ जाते हैं तो फिर क्या किया जाए। तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स तय की गई थी 2005 प्रोटोकॉल में, कि अगर मान लीजिए कि चाइना, यहाँ से चाइना का सोल्जर और यहाँ से इंडिया का पेट्रोल टीम और यहाँ से चाइना की पेट्रोल टीम एक दूसरे के सामने सामने आ जाए, तो ऐसा ना हो कि फिर वहाँ से झगड़े की शुरुआत हो और फिर वो एक बहुत ही एक भयानक रूप ले ले। तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी प्रोटोकॉल्स किए गए। लेकिन ये सारे प्रोटोकॉल्स जो हैं, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स को क्या फॉलो किया गया? द आंसर इज नो। द प्रोटोकॉल ऑल्सो एग्रीड टू एक्सपांड द मैकेनिज्म ऑफ बॉर्डर मीटिंग्स पॉइंट एंड एक्सचेंज बिटवीन टू मिलिटरीज। ये तय किया गया था 2005 के प्रोटोकॉल में कि बॉर्डर की मीटिंग्स होगी और दोनों देश जो हैं, दोनों मिलिट्रीज जो हैं वो मिलकर बातचीत करेंगे, डिप्लोमेट्स बातचीत करेंगे और चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। तो क्या किसी को पता भी नहीं, मीन्स पता ही नहीं है कि ये लाइन कहाँ पर है? कई लोग कहते हैं कि इसमें यहाँ पर पता ही नहीं चलता कि लाइन कहाँ पर है, इसलिए ये चीज़ें होती है। नो, दैट्स नॉट राइट। ऑफ कोर्स दोनों का परसेप्शन अलग है। मैं कहता हूँ, इंडिया कहता है कि ये लाइन यहाँ पर है, चाइना ये कहता है कि ये लाइन यहाँ पर है। चाइना का कहना ये है कि ये लाइन यहाँ पर है, भारत का कहना है ये कि ये लाइन यहाँ पर है, राइट। तो ये परसेप्शन अलग है। लेकिन अगर आप जो मिलिट्री के मैप्स को देखें तो क्लियर वहाँ पर हैं कि कहाँ पर हमारी बॉर्डर है। दूसरी चीज़ है, ऑफ कोर्स वो चाइना तो मानेगा नहीं, फिलहाल तो नहीं मानेगा, लेकिन जो लोग वहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं उनको एग्जैक्टली पता है कि कितना एरिया तक या फिर कौन सी वो लाइन है वहाँ तक उनको जाना है, राइट। उसके कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ जिनको उनको क्रॉस नहीं करनी है। और चाइना वाले को भी पता है, भारत के हमारे मिलिट्री पर्सोनल को भी इसके बारे में पता है। लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ें हो रही हैं तो ये एक बहुत ही, एक आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही ख़तरनाक मोड़ पर हम पहुंच गए हैं, क्योंकि जितने भी पुराने एग्रीमेंट्स हैं, ये सारे के सारे एग्रीमेंट्स, उनमें जो जो बातें मैंने आपको बताई, राइट, ये सारी बातों को यहाँ पर क्लियरली वायोलेट किया गया है। और आई वुड ब्लेम चाइना फॉर इट। चाइना ने इसकी शुरुआत की। देस्पांग इंट्रूजन जब हुआ 2013 में, फिर चुमूर में 2014 में हुआ, यहाँ पर धीरे धीरे आपको एग्रेशन जो है वो बढ़ती दिखाई देगी। और 2017 में जो डोकलाम का इंसिडेंट हुआ उसके बाद तो दोनों साइड्स जो हैं वो बहुत ही काफ़ी एग्रेसिव बन चुके हैं। तो पीस, ट्रैंक्विलिटी, ये बहुत दूर की बात है। एज आई टोल्ड यू, द बेस्ट थिंग दैट वी शुड डू इज़ कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, राइट। ये चीज़ है जो हमें अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए, और ये चीज़ बातचीत से ही हो सकती है। डिप्लोमेटिक यानी कि कूटनीतिक लेवल और मिलिट्री लेवल, दोनों लेवल्स के ऊपर अगर काम किया जाए तब ये चीज़ होगी, वरना तो फिर ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और सबसे दुखद बात ये है, ये आर्टिकल में ये राइटर कहते हैं कि जितने पुराने एग्रीमेंट्स हुए थे अब उनको फ्यूचर में तो डेफिनेटली फॉलो नहीं किया जाएगा। शायद फ्यूचर में हम कोई नया एग्रीमेंट करें और उसको फॉलो करें। वी हैव टू वेट एंड वॉच। मूविंग ऑन, लिसन टू रिबेरो। जूलियो रिबेरो, जिनको सुपर कॉप कहा जाता है हमारे देश का, और काफ़ी अच्छे आईपीएस ऑफिसर हैं, काफ़ी फेमस हैं, रह चुके हैं। उनकी एक किताब है बुलेट फॉर बुलेट। ये किताब मैंने पढ़ी है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है, बहुत सालों पहले पढ़ी थी। आज भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे याद हैं। बट एनीवे, यहाँ पर हम बात करेंगे। मैंने इसलिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद पता ना होगा कि जूलियो रिबेरो जो हैं वो कौन हैं। ये मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। हमारे देश में 4 ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर अगर आप पुलिस कमिश्नर के तौर पर डिप्लॉय होते हैं तो एज एन आईपीएस ऑफिसर आप अपने करियर के पीक पर पहुंच गए। एज दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, मुंबई के पुलिस कमिश्नर, चेन्नई के कमिश्नर या फिर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर। तो ये 4 बड़े सेंटर के इसमें से अगर आप पुलिस कमिश्नर हैं देन दैट मीन्स यू आर एट योर वेरी पीक, और वहाँ पर बेस्ट ऑफिसर्स ही पहुँचते हैं। तो दिस इज़ वन थिंग। फिर ये गुजरात के डीजीपी रह चुके हैं और पंजाब के भी डीजीपी रह चुके हैं। तो यू कैन इमेजिन कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड
पुलिस ऑफिसर हैं, अब उन्होंने एक पत्र लिखा है। उन्होंने SN श्रीनिवास्तवा जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं उनको पत्र लिखा और ये बताया है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो रायोट्स हुए हैं तो उनकी एक फेयर जांच हो। उन्होंने ये बताया कि दिल्ली पुलिस हैज़ टेकन एक्शन अगेंस्ट पीसफुल प्रोटेस्टर, के दिल्ली पुलिस ने जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनके खिलाफ एक्शन उठाई है, और वे सारे लोग जो हेट स्पीचेस दे रहे थे तो उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की एक्शन नहीं उठाई है। उन्होंने ये बताया कि पुलिस को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर आइडियोलॉजिकल वॉइस जो भी है इनका पक्ष नहीं लेना चाहिए। पुलिस जो है उनको इम्पार्शियली काम करना चाहिए। और हमारे देश में रायोट्स जो हैं वो इसीलिए होती हैं क्योंकि बहुत बार कुछ ऐसी कम्युनिटी हैं, कुछ ऐसे रायोटर्स हैं, राइट, अलग अलग जगहों पर अलग अलग होते हैं, लेकिन उनको कभी कहीं ना कहीं एक प्रकार का बैकअप होता है, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट होता है। ये जब नहीं होता है उसके बिना ये चीज़ करना जो है वो नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन पुलिस जब ये चीज़ नज़रअंदाज करती है तब समाज में बहुत सारी क्रैक्स हो जाती है, और ये क्रैक्स जो हैं वो सालों तक या फिर जनरेशन्स तक हम फिल नहीं कर पाते। पुलिस मस्ट क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन पीसफुल anti-CAA प्रोटेस्टर्स। उन्होंने बताया कि पुलिस जो हैं उनको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कि पीसफुली anti-CAA प्रोटेस्ट अगर आप कर रहे हैं तो ये आपका अधिकार है, राइट, ये फंडामेंटल राइट है हमारा। और अगर कोई अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को एक्सरसाइज करना है तो दैट इज़ टोटली फाइन, राइट, पीसफुली अगर कर रहे हैं तो दैट्स टोटली फाइन। और कुछ ऐसे लोग हैं जो वायलेंस कर रहे हैं, राइट, तो ऐसे लोगों को आप गिरफ्तार कीजिए। जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर आप लाठीचार्ज या फिर इस प्रकार की चीज़ें क्यों कर रहे हैं? तो ये कुछ प्रश्न उठाए हैं, और यहाँ पर उन्होंने बताया है प्रॉक्सिमिटी टू द रूलिंग पार्टी। ये होता ही ऐसा है क्योंकि हमारे देश में पुलिस के प्रमोशंस और ये सारी चीज़ें जो हैं वो होम मिनिस्ट्री देखती हैं, और होम मिनिस्ट्री जो हैं उनको होम मिनिस्टर के द्वारा जो एक विनिंग पार्टी के व्यक्ति होते हैं, और ज़्यादातर केसेस में जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो एक IAS ऑफिसर होता है रादर दैन IPS ऑफिसर। तो ऐसे बहुत सारे फ्लोज हैं सिस्टम में जिसकी वजह से इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और हमारे देश में एक नागरिक जो हैं वो किसी भी प्रकार की आइडियोलॉजी में, व्हेन आई से किसी भी प्रकार की, आई मीन टू से कि अगर वो BJP, कांग्रेस, आप, XYZ ABC व्हाटएवर इट इज़, राइट, वो कोई भी किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें, आज मैं BJP को सपोर्ट करूं, कल मैं कांग्रेस को करूं, तो ये मेरी चॉइस है, राइट, कल फिर से मैं दूसरी किसी पार्टी को सपोर्ट करूं तो दैट्स माई चॉइस। ये कोई आई एम नॉट कमिटिंग सम सॉर्ट ऑफ क्राइम हियर। तो एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, लोगों को जज नहीं करना चाहिए। उनकी रिलीजियस बिलीव्स, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या फिर बिलीव्स जो है वो कुछ भी हो सकती हैं, आपको प्रोफेशनली ऑपरेट करना है। एक्सप्लॉइटिंग द चाइनीज़ एग्जिट, ग्रेट इंटरनेट वॉल ऑफ चाइना। चाइना ने तो सालों से एक इंटरनेट वॉल बना ली है। बहुत सारी गूगल, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, आई एम श्योर आपको पता है कि सालों से ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं, सर्विसेज जो हैं वो वहाँ पर बैंड हैं। 2010 में गूगल ने ऐसा बताया था कि हम चाइना को छोड़कर कम्प्लीटली चले जाएंगे क्योंकि चाइना में हमारे ऊपर अटैक्स होते हैं, इन द सेंस के साइबर अटैक्स होते हैं, डेटा चोरी करने की कोशिश की जाती है और ये सारी चीज़ें होती हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना ने ये सारे जो ऐप्स हैं या फिर ये सारे जो कंपनीज़ हैं उनकी बहुत सारी चीज़ों को बैन किया था, लेकिन उनका जो वेस्टर्न कंटेंट है उसको बैन नहीं किया। बेसिकली चाइना ने क्या किया कि चाइना ने ये जो सिलिकॉन वैली की कंपनीज़ हैं, बिग टेक कंपनीज़ जो हैं, उनसे चाइनीज़ एंटरप्रेन्योर्स को बचाया, राइट। यहाँ पर ये सिलिकॉन वैली और ये सारी कंपनीज़ को ग्रो नहीं होने दिया चाइना में, और चाइनीज़ कंपनी जो हैं वो उनको देख कर कुछ अपनी चीज़ें ऐड कर कर बड़ी होती गई। 2016 का एक स्टेटमेंट है, वाइट हाउस रिपोर्ट है, ये ऑफिशियल रिपोर्ट है USA का, और ये बताया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइना जो है वो USA से भी आगे निकल चुका है, खास करके न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग में। हमारे देश में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। चाइना के लिए भारत की मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। इंडिया हैज़ द लोवेस्ट इंटरनेट डेटा कॉस्ट्स इन द वर्ल्ड। अब जियो की एंट्री होगी, घर घर तक नेट पहुंचेगा। मोबाइल के आने से तो नेट पहुंच गया, लेकिन जिन जगहों पर नहीं पहुंचा है वहाँ पर फास्ट व्हाट वी से ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंच जाएगा। तो बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलेगी और चाइना की कंपनी चाहेगी कि वो भारत में आए, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि भारत ने चाइना की सर्विसेज की जो ब्रांड है बैन करके उनको बहुत बड़ा डैमेज और नुकसान पहुंचाया है, नो डाउट। तो
अब चाइना की कंपनी को हमने बैन किया है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या वही सारे प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल पबजी या फिर टिकटॉक और व्हाटएवर इट इज़, उनको जब हमने बैन किया तो ऐसे ही ऐप्स हमें बनाकर आगे बढ़ना चाहिए? यस, बनाइए, दैट्स फाइन, इट्स टोटली ओके कि उस प्रकार के ऐप्स हम बनाएं, लेकिन क्या वो पर्याप्त होगा? नो, ये पर्याप्त नहीं है. व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू टेक इट टू नेक्स्ट लेवल. हाइपर लोकल, हाइपर रीजनल, ये एक मंत्र होना चाहिए. हमारे देश में अलग अलग भाषाएं हैं लोगों की, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पसंद है. तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें खुद हमारे कस्टमाइज्ड ऐप्स यहाँ पर बनाने होंगे. हम क्या करते आए हैं कि फॉरेन की कंपनी ने जो ऐप बनाया है उसी का कॉपी पेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है फ्रॉम वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो ये चल रहा है, ठीक है, लेकिन वे सारे लोगों तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं जिन लोगों तक आज भी ये ऐप्स और ये सारी चीज़ें नहीं पहुंची हैं. बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिनको बिल पे करने के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता है. अब वो घर बैठे कर सकते हैं, लेकिन उनको ये सारी चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट फील होती हैं. क्योंकि हमने क्या किया है, हमने सिर्फ यंगस्टर्स को ध्यान में रखते हुए ऐप्स बनाए हैं. तो अगर कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं तो मेरा मानना ये है कि उनके पास अगर स्मार्टफोन है तो अगर जब भी वो ऐप जो हैं वो कोई ऐप खोले तो बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में उनको दिखना चाहिए कि ताकि उनके पास अगर अपने ग्लासेस नहीं हैं तो भी चीज़ों को वो पढ़ सकें. साइंस एंड सिम्बल्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो. तो ये कुछ ऐसी, दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल. और लोकल लैंग्वेज हो, अगर कुछ समझ नहीं पा रहे हैं तो वो बोले और सामने से आवाज़ आए, तो ये चीज़, लेकिन वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा. बट एनीवे, ये चीज़ों को एक्सप्लॉइट या फिर एक्सप्लोर किया जा सकता है. और बहुत सारी, रेलवे में ऐसा हुआ था जब भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ की तो उसके बाद हमने ये सारी टेक्नोलॉजी साउथ अमेरिका और अफ्रीका के देशों को हम बेच पाए. इन द सेम वे हम यहाँ पर ये सारी टेक्नोलॉजीज़ को, हाइपर लोकल, हाइपर रीजनल सर्विसेज को डेवलप करेंगे तो ये सारी चीज़ों को हम दूसरे देशों में भी उसके बाद बेच पाएंगे, उनकी मदद कर पाएंगे, और इसमें से भी हमारा बिजनेस जो है वो काफ़ी बढ़ेगा. तो ये हैं राइट कुछ सजेशंस यहाँ पर. ये टाइम्स ऑफ, नहीं सॉरी, दिस वन इज़ फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर ओनली, एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन. ये कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं. लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आप आराम से न्यूज़ आइटम्स को देख लीजिएगा. एंड आई विल सी यू सून विद डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस. टिल देन एंजॉय योर स्टडीज. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.